डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मेथड आपको बताया गया था, उस मेथड मतलब इकोहन फॉर्म में आपसे कहा गया था कि जीरो को लीड कराना है विद द स्टार्टिंग ऑफ नॉन जीरो रोज। आज हम लोग उस पर भी प्रॉब्लम करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्म भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं या कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। इकोहन फॉर्म से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको जो तरीका एक्सप्लेन किया गया, उसमें सिर्फ कहा गया था आपसे कि हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का ही यूज कर सकते हैं, जबकि कैनोनिकल फॉर्म से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स या नॉर्मल फॉर्म कहा जाए, इससे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस मीन्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में जो दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोगों को बताए गए हैं, उन दोनों का ही हम यूज करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं इसकी बात बाद में, पहले तो हम लोग ये जाने कि नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है। तो यहां आपसे कहा गया कि द नॉर्मल फॉर्म ऑफ any matrix A of rank R is one of the following form that may be in the form IR. I stands for identity matrix and R stands for order. तो IR stands for order of the identity matrix, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन बता रहा? R। और R जिस ऑर्डर को एक्सप्लेन करेगा नॉर्मल फॉर्म मेथड में, वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। यहां देखिएगा एक और नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म आपके सामने लिखा है IR000। तीसरा भी लिखा हुआ IR0, चौथा भी लिखा हुआ IR0। क्या मतलब है अगर आप नहीं समझ रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप भली भांति समझते हैं। जैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपके सामने लिखा गया। एक दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं 1 0 0 1, लेकिन यहां देखिएगा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं 0 0 0। ये लिख दिया आपके सामने, इस तरीके से लिख दिया, दो जगह लिखा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर हम इस तरीके से देखना शुरू करें, इस तरीके से देखना शुरू करें, तो शायद हमें कुछ समझ में आएगा। हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले कह सकते हैं कि यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हैं और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स 0 हैं। चूंकि इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब यह 3 क्रॉस 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसके ऑर्डर को जब हम लिख रहे हैं तो इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, आपको बताया भी गया था I3 डिनोट कर दिया इस तरीके से। इसका मतलब थर्ड ऑर्डर का यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि 3 क्रॉस 3 या 3x3 ऑर्डर का यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम शॉर्ट में I3 से डिनोट कर रहे हैं। तो देखेंगे यह जो फॉर्म लिखा हुआ I3, दिस मैचेस फ्रॉम दिस IR। यहाँ IR लिखा, वहां I3 लिखा, मीन्स R की जगह पे क्या लिखा हुआ? 3। तो यह rth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो ये क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर इसको भी हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकेंगे, क्योंकि ये डॉटेड लाइन के अबव देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन जो डाली गई इसके अबव देखिए,
वर्टिकल लाइन जो डाली गई उसके लेफ्ट में देखें आप, तो यहाँ एक 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी हुई है। और यह 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2x2 ऑर्डर का है तो उसे हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो लिखा गया I2। I stands for identity, 2 stands for its order। तो यह सेकेंड ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई। लेकिन ये जो 0 0 लिखा हुआ यह भी तो एक कॉलम मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है। इट हैज ओनली वन कॉलम, बस एबव लाइन से एबव देखिएगा, तो यह भी एक नल मैट्रिक्स दिख रहा है। तो नल मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यहाँ पर इन दोनों के लिए हमने सिर्फ क्या लिख दिया, 0। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टली देखिए तो इस लेफ्ट लाइन वर्टिकल लाइन जो डाली गई इसके लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो देखेंगे तो यह भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है जो कि रो फॉर्म में दिख रही है। इसके लिए भी हम सिग्निफिकेंस यूज कर लिए सिर्फ 0, चूंकि नल मैट्रिक्स इसलिए 0 लिख दिया। यहाँ सिंगलटन बचा हुआ तो ये भी लिख दिया 0, ये हो गया। अब देखेंगे ये जो लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था और बाकी ये नल मैट्रिक्स को शो कर रहा था। कुल मिलाकर के यह देखेंगे तो यह भी एक कैनोनिकल फॉर्म हुआ, यह भी एक नॉर्मल फॉर्म हुआ। किस फॉर्म से मैच कर रहा है देखेंगे, दूसरे वाले से मैच कर रहा है। तो अगर यहाँ इसको आरएथ ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रहे तो इसे क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे ही हम इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे। अब सोच रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ, तो यह भी हम आपके सामने एक और लिख करके दिखा देते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। यहाँ देखें इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। इसका मतलब यह 3x4 की एक मैट्रिक्स है। ओके, लेकिन अगर यहाँ हम डॉटेड लाइन ड्रा कर दें, एक वर्टिकल लाइन डॉट के माध्यम से ड्रा कर दें, तो डॉटेड लाइन के लेफ्ट में देखेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की हमको दिखेगी। 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, I3। लेकिन डॉटेड लाइन के राइट में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक्स दिखेगी और उस कॉलम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हैं। इसका मतलब यह कॉलम मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स है, जिसे इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, सिर्फ 0 लिख दिया। अब इसको भी देखेंगे, यह इस फॉर्म से आपके मैच कर रहा है, समझ में आ जाना चाहिए। अगर चौथा भी आप समझना चाहते हैं कि यह कैसा दिखेगा तो यह भी देख लीजिए, एक और मैट्रिक्स बना दिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ये देखिए, इसमें भी देखेंगे कि अगर हम यहां एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन डाल दें तो इस हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन के अबव देखेंगे तो आपको साफ साफ 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगी। और अगर 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है तो इसको डिनोट करने के लिए हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं क्या, I3। I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, 3 स्टैंड्स फॉर इस ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन के बिलो देखेंगे तो सिर्फ एक रो मैट्रिक्स दिखेगी और उस रो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो चूंकि इस रो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हैं तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इसे हम एक नल मैट्रिक्स कह सकते हैं या 0 मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो 0 मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम ऐसे 0 लिख दिए इस तरीके से। क्लियर है? तो अब आप देखिए, जो आपसे कहा गया था कि द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ एनी मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक R may be one of the form। तो मे बी वन ऑफ द फॉर्म पहले लिखा गया IR। ये IR क्या है देखिए जैसे साफ साफ, R की जगह यहाँ क्या दिख रहा है, 3, I3, तो थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो IR का मतलब क्या हुआ, आरएथ ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ देखा जाए एक फॉर्म और दिख रहा है, कैनोनिकल फॉर्म। अब ये नहीं समझ में आ रहा था ये कैनोनिकल फॉर्म क्या है, तो एक एग्जाम्पल लेके इसके जैसा एक मॉडल बना दिया गया और इस मॉडल से जब इसको कंपेयर किया आपने
कहा इसमें भी तो एक कैनोनिकल फॉर्म दिख रहा है जिसमें एक सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको समझने के लिए इसके लिए भी एक मॉडल आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया गया, और जब इसको एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्रेस किया गया तो यह भी एक कैनोनिकल फॉर्म से मैच कर रहा है। देखिए ये कैनोनिकल फॉर्म लिखा है, इससे ये चीज मैच कर रही है। मैच करे तो यहाँ आरएथ ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला, तो यह क्या हुआ, थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसको देखेंगे तो इसके जैसा भी एक एग्जाम्पल आपके सामने एक्सप्लेन किया गया, और एक्सप्लेन किया गया तो इसको बना भी लिया आपने। इसका मतलब एग्जाम्पल को आप इस तरीके से आपने एक्सप्रेस कर लिया, तो लगा कि ये तो इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ आपको पता चला कि यह भी थर्ड ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यहाँ आपने कह रखा साफ साफ कि द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर मे बी वन ऑफ द फॉर्म। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ऐसी बनती है तो हम कहेंगे उसका रैंक 3 है। मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही उस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। कुल मिला के नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म से हमको यही समझ में आ रहा है कि जिस मैट्रिक्स का, चाहे वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उसका हमें रैंक फाइंड आउट करना है कैनोनिकल फॉर्म से या नॉर्मल फॉर्म कहा जाए, इससे हमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों ही एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके उसे एक आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वह जिस कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वह इनके जैसे किसी एक फॉर्म में हो सकता है, नंबर 1। दूसरा क्या गया, दिस फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ बोथ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। बोथ एलिमेंट्री ऑपरेशंस मींस बोथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स से, और वो कौन कौन, रो एंड कॉलम। आप एनी गिवन मैट्रिक्स से, इस लाइन को भी क्लियर होना चाहिए कि एनी गिवन मैट्रिक्स ए बोला जा रहा है, इसका मतलब दिस गिवन मैट्रिक्स मे बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और मे बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सवाल यह है कि जब इसमें यह साफ साफ कह दिया गया कि नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो और कॉलम दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे ये भी हमें समझना और सीखना है। तो आइए इसको देखा जाए कि नॉर्मल फॉर्म हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो ये कहा गया प्रोसीजर टू ऑब्टेन नॉर्मल फॉर्म और प्रोसीजर टू ऑब्टेन कैनोनिकल फॉर्म। मेथड का मान लेते हैं, एक एजम्पशन ले लिया, लेट जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसका जो ऑर्डर है वह m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या पहले तो हम लिखेंगे लेट a इक्वल्स m क्रॉस n, और इसके साथ हम लिखेंगे i a i, लेकिन इस i की जगह देखिएगा लिखा गया m क्रॉस m इंटू a m क्रॉस n इंटू i n क्रॉस n, ये कहा गया। मतलब हम ये मान लेंगे कि जो मैट्रिक्स दिया गया है अगर वह m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, यहाँ देखिए लिखा हुआ i a i, दो आई लिखे गए, एक ए के पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक ए के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए के पहले जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी गई है वह m क्रॉस m ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए के बाद जो लिखी गई मैट्रिक्स है वह n क्रॉस n ऑर्डर की है। मतलब इस आई को, जो ए के पहले आई आया है, उसे हम बोलचाल की भाषा में या मैथमेटिकली उसे हम प्रीफैक्टर बोलते हैं। और आई, दूसरा आई जो कि ए के बाद आया हुआ है, उसे हम मैथमेटिकली या बोलचाल की भाषा में उसे हम पोस्ट फैक्टर कहते हैं। एक प्री फैक्टर और दूसरा पोस्ट फैक्टर। जो ए से पहले लिखा, जो पहले लिखा गया वह प्री फैक्टर बन गया, जो ए के बाद में लिखा गया उसे हम लोगों ने पोस्ट फैक्टर कहा। अब करना क्या है, अगर यह m क्रॉस n क्योंकि ऑर्डर बराबर नहीं है, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उसे एक
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे बशर्ते उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 और रिमेनिंग सारे एलिमेंट 0। तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ तो m क्रॉस n की आपने ले रखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लिखा गया है, ये से पहले जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जिसे प्रीफैक्टर आप कह रहे हैं, उसका ऑर्डर m क्रॉस m रखा गया। और जो पोस्ट फैक्टर के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा गया, उसका ऑर्डर n क्रॉस n रखा गया, इस n से मैच कर रहा है। अगर यहाँ लिखा हुआ था 3 क्रॉस 2, तो पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती वह 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होती, और दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती वह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती। अगर यह 3 क्रॉस 3 ही होता तो यह मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का रहता और यह मैट्रिक्स भी क्या रहता, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। लेकिन अगर यह 4 क्रॉस 3 होता तो पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की होती और दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की रहेगी। अगर यह 3 क्रॉस 4 का दिया गया मैट्रिक्स है तो पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की होगी और दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरीके से हम बना के लिखेंगे। ओके, अब लिखने के बाद करेंगे क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स आपने लिख रखा है, इस पर रो ऑपरेशन भी हम अप्लाई करेंगे और कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करेंगे। रो एंड कॉलम बोथ दी ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो दी गई मैट्रिक्स को आपने राइट डाउन कर रखा है, उस पर का बोथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे। बोथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस इन द सेंस मीन्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन दोनों को अप्लाई करेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में जो प्रीफैक्टर के रूप में मैट्रिक्स ए लिखा गया है, उस पर सिर्फ और सिर्फ हम रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। और दूसरा मैट्रिक्स जो लिखा गया है पोस्ट फैक्टर के रूप, जो प्री फैक्टर लिखा है, उस पर सिर्फ हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और जो राइट हैंड साइड में पोस्ट फैक्टर के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा गया है, उस पर सिर्फ और सिर्फ हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ये शायद इस एरर से समझ सकें। आपने तो ये कहा है कि सबसे पहले हम दी गए मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखेंगे, A इक्वल्स I A I। अब अगर दी गए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो राइट हैंड साइड में जो पहला I लिखा गया है, उसका ऑर्डर पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिसे प्रीफैक्टर बार बार बोला जा रहा है, उसका ऑर्डर m क्रॉस m रहेगा। राइट हैंड साइड में जो सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी गई है, जिसे हम पोस्ट फैक्टर बोल रहे हैं, उसका ऑर्डर n क्रॉस n रहेगा। अब आपने कहा कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स से लिखा गया है, इस पर रो और कॉलम मतलब बोथ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। बोथ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो और कॉलम दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशंस को जब आप अप्लाई करेंगे, तो सवाल ये उठता राइट हैंड साइड में हमें क्या करना होगा। तो राइट हैंड साइड में जब आप लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए मैट्रिक्स ए पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो उसी सेम रो ऑपरेशन को आप राइट हैंड साइड के प्रीफैक्टर पर अप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड के सिर्फ और सिर्फ प्रीफैक्टर पर सेम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए पर जिस भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या जिस भी कॉलम ऑपरेशन को आप अप्लाई करेंगे, सेम वही कॉलम ऑपरेशन राइट हैंड साइड के पोस्ट फैक्टर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाइड होगा। ओके, रो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स ए पर रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में जो प्री फैक्टर, उस पर सिर्फ और सिर्फ रो और पोस्ट फैक्टर पर सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन। उद्देश्य क्या है अप्लाई करने का? उद्देश्य यह है कि इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। मतलब इस मैट्रिक्स ए पर रो और कॉलम ऑपरेशन तब तक अप्लाई करिए
जब तक कि यह नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस ना हो जाए। क्लियर? तो जब ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस होगा तो राइट हैंड साइड में हमें दो नए मैट्रिक्स मिलेंगे। इसकी जगह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिलेगा और इसकी जगह एक दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स Q मिलेगा और यही हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म N इज इक्वल टू PAQ। ये हो गया where P and Q are both the non-singular matrix. Thus, we can say that PAQ gives normal form of the given matrix A. अब अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो हम लोग जरा सा इसको थोड़ा सा देखा जाए। यह जो n लिखा गया जिसे आपने नॉर्मल फॉर्म का रखा, नॉर्मल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया है, एक्चुअल में यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या कुछ और नहीं है। मान लीजिए ऐसे है IR 0 0 0, तो कुल मिला के यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, लेकिन यह क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं I इज इक्वल टू PAQ, क्योंकि I इक्वल्स क्या हो गया? PAQ। इसी n की जगह हमने लिखा है I, तो I इज इक्वल टू PAQ का एक काम करते हैं, इसमें P इनवर्स को लेफ्ट से ऑपरेट कर देते हैं, तो P इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू हो जाएगा P इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा P इनवर्स इंटू P दैट इज इक्वल टू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AQ ही रह जाएगा। अब का अगर P इनवर्स इज इक्वल टू AQ है तो कहा एक काम करते हैं, Q इनवर्स को राइट से ऑपरेट कराते हैं, तो P इनवर्स इंटू Q इनवर्स इज इक्वल टू A इंटू Q इनवर्स, और Q इंटू Q इनवर्स क्या हो जाएगा? I, और A इंटू I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A का। अब इस पूरे का इनवर्स ले लें तो जाएगा P इनवर्स इंटू Q इनवर्स, और इस पूरे का इनवर्स ले लिया तो ये इक्वल A इनवर्स। आप ये भी जानते हैं इनवर्स का इनवर्स रिवर्सल रूल प्रोडक्ट में फॉलो करता है, तो रिवर्सल रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ Q इंटू इनवर्स ऑफ P इज इक्वल टू आपका आ जाएगा A इनवर्स का। दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ Q दैट इज इक्वल टू Q, इनवर्स ऑफ P दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू A इनवर्स। इसका मतलब कि अगर आप नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहा जाए से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो साथ ही साथ उससे दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q भी आपको मिलता है। नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उस दिए गए मैट्रिक्स का रैंक बताएगा, लेकिन उसके साथ जो P और Q बना तो आप कह रहे हैं वो क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलो भाई वो भी बात हो गई। अब आप यह भी कह रहे हैं कि नॉर्मल फॉर्म के हेल्प से रैंक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म के हेल्प से हम दिए गए मैट्रिक्स को दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यह भी कर रहे हैं कि नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म के हेल्प से आप दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q आपको मिल रहे हैं उससे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ये क्या होगा? तो होगा Q इंटू P होगा। तो अगर हम Q और P का प्रोडक्ट निकालना हमको आता है तो दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट लेंगे तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो नॉर्मल फॉर्म में, ये तो आपको प्रोसीजर समझाया गया, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है वो समझाया गया, लेकिन आगे आपके लिए क्या क्वेश्चंस खड़े हो गए। तो नंबर एक आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म मेथड। चलो भाई एक बात हो गई। दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स and also find the two non-singular matrix P and Q from the given matrix, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा इसी में एक चीज और कहा जा सकता है, also
फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रीवियस में नहीं जाना पड़ेगा। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू आप निकाल चुके हैं तो क्यू और पी का प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी मिल जाएगा। चलिए हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम रैंक भी निकालेंगे कैनोनिकल फॉर्म मेथड से, साथ ही साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू भी फाइंड आउट करेंगे, उसके साथ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करेंगे। मतलब एक ही प्रॉब्लम से हम तीन प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की, तीन सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी। If A equals 3 minus 3 4, 2 minus 3 4, 0 minus 1 and 1, it's okay. Then find two non singular matrices P and Q such that P A Q is equal to I, such that P A Q is equal to I. Also find rank of A and inverse of the given matrix A। देखिएगा एक साथ कई प्रॉब्लम आपके सामने खींच दिए गए। चलिए देखा जाए इसके लिए सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले तो कहा लेट A इक्वल्स A, जो दिया गया मैट्रिक्स है, दिया गया मैट्रिक्स जो आपके सामने है देखेंगे वो 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू आई ए आई, अब आपको यह भी समझाएगा कि पहला आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दूसरा आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो पहला आई है वो प्री फैक्टर है, बाद वाला जो आई है वो पोस्ट फैक्टर है। तो ऑर्डर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होगा, ये 3 से मैच करेगा, मतलब ये 3 क्रॉस 3 होगा। दूसरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वह इस 3 से मैच करेगा, या I3 लिख सकते हैं या I3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब अब इसके जैसा हम लोग बनाने की कोशिश करें। देन ए जो दिया गया उसको राइट डाउन कर लिया जाए। 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 0 माइनस 1 एंड 1, ये आपका ए हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आप लिखेंगे तो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट्स ओके। 3 क्रॉस 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखनी थी, ये लिख दिया आपने ए। 3 क्रॉस 3 की दूसरी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिख दिया गया। अगर यहां पर यह दिया गया मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का होता तो पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का होता और दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हम लोग लिखते। अब करना क्या कि इस मैट्रिक्स पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको समझाया गया था कि बोथ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करेंगे, और उद्देश्य क्या होगा, इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो चलिए भाई, पहले तो हम चाहेंगे कि रो ऑपरेशन लगा करके हम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बना लें। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आपने कहा R1 गोज टू R1 प्लस माइनस 1 इंटू R2। जब ऐसा करेंगे तो 3 माइनस 2 1 आ गया, माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा। 4 माइनस 4 यह भी क्या हो गया, 0 हो गया। 2 माइनस 3 4, 0 माइनस 1 एंड 1, ये आपका आ गया।
इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन किस पर आपको समझाया गया था, सिर्फ और सिर्फ प्री फैक्टर पर अप्लाई करेंगे। तो प्री फैक्टर इस पर है। आपने क्या कहा है, R1 प्लस माइनस वन इंटू R2, तो क्या 1 माइनस 1 0 0 1 0 0 0 1। पोस्ट फैक्टर पर कुछ नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि हम रो ऑपरेशन ले रहे हैं। सिर्फ पोस्ट फैक्टर पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, कॉलम ऑपरेशन। तो क्या 0 0 1। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की हेल्प से फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0। तो थर्ड एलिमेंट तो 0 है ही है, सेकंड एलिमेंट को 0 बनाना है। किस रो में है, सेकंड रो में। तो आप लिखेंगे क्या, R2 गोज टू R2, और ये 2 अपने आप 0 नहीं बनेगा, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूज क्या किसका करेंगे, R1 का, तो ये लिख दिया R1। लिखना चाहिए R2 प्लस माइनस 2 इंटू R1, लेकिन अब आप समझने लगे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 0 0, 2 माइनस 2 0 हो गया, माइनस 3 यही रह गया आपका, और ये 4 ही रह गया, और ये हो गया 0 माइनस 1 1। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपने रो ऑपरेशन का अप्लाई किया है, तो राइट हैंड साइड में भी रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कहा R2 माइनस 2 R1, तो ये पहले तो 1 माइनस 1 0, R2 माइनस 2 R1 माइनस 2, R2 माइनस 2 R1 3 हो गया, R2 माइनस 2 R1 0 0 0 1। ए फिर यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट्स ओके, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब आप चाहते कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बने, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1, माइनस 3 को 1 बनाना चाहते हैं। अब माइनस 3 1 कैसे बनेगा, या माइनस 3 में ये 4 ऐड कर दें तो भी तो 1 बन जाएगा। चूंकि यहां पर आपको कैनोनिकल फॉर्म में या कहें नॉर्मल फॉर्म में दोनों ही ऑपरेशन यूज करने का फ्रीडम है, तो अगर हम यहाँ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दें, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ ऐड कर दें, तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो ऐसा क्यों ना कर लिया जाए, तो कहा अब C2 गोज टू C2 प्लस C3, C2 में परिवर्तन किया तो हो जाएगा 1 0 0, फिर हो जाएगा 0 माइनस 3 प्लस 4 1 हो गया, और ये हो गया आपका 4, 0 माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, और ये हो गया आपका 1। इतना आ गया। राइट हैंड साइड में आते हैं। चूंकि इस बार आपने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो इसका मतलब कॉलम ऑपरेशन प्री फैक्टर पे तो अप्लाई होना नहीं है राइट हैंड साइड में, तो प्री फैक्टर वैसे ही राइट डाउन कर लीजिए। तो 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, 0 हो गया, माइनस 2 3 0, फिर आ गया 0 0 1, इतना आ गया, इंटू ए इंटू, फिर चूंकि कॉलम ऑपरेशन है तो राइट हैंड साइड के सेकंड मैट्रिक्स पे मतलब पोस्ट फैक्टर पे अप्लाई होगा। तो पोस्ट फैक्टर पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें तो पहला कॉलम तो वैसे रहेगा 1 0 0, दूसरे कॉलम में आपने कहा C2 प्लस C3, तो 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, 1 प्लस 0 1 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, और ये आपका हो गया 0 0 1। इट्स ओके, यहां तक समझ में। अभी देखिएगा, अभी यह पूरी तरह नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ज नहीं हुआ है। आपको करना क्या है, इस 4 को भी 0 बनाना है। तो इसकी हेल्प से इस 4 को क्या बनाते हैं, 0। तो क्या कहा, C3 गोज टू, C3 में है क्या 4, 4 को 0 बनाना, तो हेल्प किसका लिया, C2 का। तो C2 माइनस C3 माइनस 4 C2, ये आपने कहा दिया। चलिए करते हैं इस वर्किंग को। तो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना आ गया, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आते हैं, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 3 0 0 0 1। इट्स ओके। नाउ ए राइट हैंड साइड, चूंकि आपने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है तो वो पोस्ट फैक्टर पर अप्लाई होगा, तो पोस्ट फैक्टर पे हम अप्लाई करते हैं। कहा क्या आपने, C3 माइनस 4 C2, C3 माइनस 4 C2, C3 माइनस 4 C2 0, C3 माइनस 4 C2 माइनस 4, C3 माइनस 4 C2 मतलब 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। अब आप देखेंगे
लेफ्ट हैंड साइड में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गया, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हुआ हुआ हो गया आपका I3। ये थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और जो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना इसको लिखा I3 इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा ये जो आपका आया है, या इसको आपका रहा नॉर्मल फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया n इज इक्वल टू PAQ, या n इक्वल्स PAQ, where P इज इक्वल टू क्या हो गया 1 -1 0 -2 3 0 0 0 1, ये आपका P हो गया। Q इक्वल्स क्या हो गया ये भी देखा जाए, Q इक्वल्स होगा 1 0 0 0 1 -4 0 0 -3, ये Q। साथ ही साथ रैंक निकालेंगे का एंड रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये क्या होगा ए इज कितना, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 3 है, यह तो 3 थर्ड ऑर्डर का, तो इसका मतलब हो गया क्या हो गया रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 3। तो दो प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल गया। पहला क्या गया तो फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू भी आपको मिल गया। दूसरा कहा गया था फाइंड रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स हो गया 3 हो गया। 3 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ जो n की जगह आपको दिख रहा था वह क्या दिख रहा था I3, थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो रैंक 3 हो गया। अब तीसरा भी कहा गया फाइंड द रैंक ऑफ ए, सॉरी फाइंड इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपसे थोड़ी देर पहले बताया गया है का सिंस ये जो लिखा हुआ है कि I इज इक्वल टू, हम जानते हैं जो हमको मिला हुआ है I इज इक्वल टू PAQ। अगर आप ये कह रहे हैं I इज इक्वल टू PAQ, तो इसमें इनवर्स ऑफ P से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनवर्स ऑफ P से जब आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी का मतलब 1, तो एक में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। फिर यहां देखिएगा जब यहां P इनवर्स से P में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी का मतलब 1 आएगा, और 1 से AQ में मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ रह गया। फिर कहा आप Q इनवर्स को भी हटाना है, तो Q इनवर्स हटाने के लिए सॉरी Q को भी हटाना है, तो इसके इनवर्स ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं। इनवर्स ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा P इनवर्स Q इनवर्स इज इक्वल टू A इंटू Q इनवर्स 1, आइडेंटिटी आ जाएगा 1 हो जाएगा। का इस दोनों साइड का इनवर्स ले लेते हैं, तो P इनवर्स इंटू Q इनवर्स, इस पूरे का इनवर्स लेंगे तो राइट हैंड साइड का भी इनवर्स लेंगे। अब ये इनवर्स लेंगे तो रिवर्सल रूल आप अप्लाई करेंगे, जब रिवर्सल रूल अप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या आता है, तो ये हो गया A इनवर्स या इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, रिवर्सल रूल लेंगे तो रिवर्सल रूल लेने पर यह क्या आ जाएगा इनवर्स ऑफ Q इंटू इनवर्स ऑफ P, मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू P। आपको समझाया थोड़ी देर पहले, Q इंटू P होगा, Q हमारे पास है, Q क्या है 1 0 0 0 1 -4, फिर 0 0 -3, ये आपका हो गया Q। P क्या है वो भी देख लिया जाए, P है आपका 1 -1 0, ये हो गया -2 3 0, फिर हो गया 0 0 1, ये P हो गया। अब Q इंटू P आपको करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट आपको मालूम है कि किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -2 0, 0 इंटू 0 0, ये हो गया +0 +0, ये आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0 1 है भाई, ये 0 0 इंटू 0 दैट इज 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये आ गया। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -2 -2, -4 इंटू 0 0 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 3 3, -4 इंटू 0 0।
फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम लेंगे तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, -4 इंटू 1 दैट इज -4। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 प्लस 0 इंटू -2 0, -3 इंटू 0 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 3 0, -3 इंटू 0 0। ये आ गया आपका। थर्ड रो थर्ड कॉलम लेंगे तो हो गया 0 प्लस 0 प्लस -3। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 0 1। दिस इज -1, इट इज 0, it is -2, it is 3, it is -4, here is 0 0 and -3, and it is required inverse of the given matrix। तो बेसिकली हम लोगों ने एक प्रॉब्लम लिया और उस प्रॉब्लम से हम लोगों ने एक कोशिश किया कि कैसे हम नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। नॉर्मल फॉर्म बनाने के बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो P एंड Q लिखते हैं। फिर उसके साथ उसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स किस तरीके से डिसाइड किया गया, फिर उसके बाद इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट किया गया। कल थोड़ा सा और प्रॉब्लम लेकर के हम लोग कुछ कैनोनिकल फॉर्म पर बेस्ड प्रॉब्लम लेंगे, कुछ इकोहन फॉर्म पर बेस्ड प्रॉब्लम लेंगे, ताकि जो कुछ भूला या कहीं पर अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन क्लियर करने की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। थैंक्स।